जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज है 23 अप्रैल को हम लोग देखने वाले हैं दैनिक जागरण और जनसत्ता के न्यूज़पेपर को हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उनको एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं और जो हमारे सिलेबस के हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आर्टिकल्स हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग को उसमें से ढूंढना है कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए लाभदायक है, तो वैसे आर्टिकल्स को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी इलेक्शन भी हो रहा है, अभी आप न्यूज़पेपर भी देखते होगे तो पूरा का पूरा इलेक्शन से ही भरा पड़ा रहता है। हम लोग को इलेक्शन से कोसों दूर रहना है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, है ना। इलेक्शन से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो आप उसको सिर्फ जो इंटरेस्टिंग के लिए ही पढ़ सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। हम लोग उसमें से कुछ देखेंगे, जैसे कुछ विधेयक आ गया है तो वैसे वैसे चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। आज के आर्टिकल्स में रहेगा एक आर्टिकल जो राजनीति से भी है, वो काफी अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि राजनीति से थोड़ा कम ही ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग दैनिक जागरण और जनसत्ता को दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दैनिक जागरण में देख रहे हैं दैनिक जागरण में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे लायक हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेज में ही, जो फ्रंट पेज में ये आर्टिकल्स दिया गया था और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसको आप स्टार लगा सकते हो, इससे संबंधित क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पिछले एग्जाम में भी ये सवाल देखने को मिलते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जो ना बहुत सालों बात हुई है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल में। कहा जाता है डी गुगेश ने रचा इतिहास, विश्व खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बने हैं। ये डी गुगेश जो है ना रचा इतिहास है, किसमें रचा इतिहास है इसके बारे में भी समझने वाले हैं और कौन सा खिताब जीता है इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। डी गुगेश जो है ये मात्र 17 साल के हैं। ये 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट हुआ था अभी रिसेंटली, उनमें से जो है ना ये भारतीय ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है डी गुगेश, इन्होंने विजेता हासिल की है। मात्र ये जो है ना 17 साल के हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, 17 साल के खिलाड़ी जो है ना इस बड़े शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। और इससे पहले जो ये 40 साल जो है ना पहले ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो मात्र 22 साल के खिलाड़ी थे उन्होंने ऐसे शतरंज टूर्नामेंट को जीता था। उसके बाद अभी वर्तमान समय में 2024 ईस्वी में जो है ना ये डी गुगेश ने 17 वर्ष में ही इसको हासिल कर लिया है, जीत हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है ना अभी वर्तमान समय में ये चेन्नई के निवासी हैं, भारत के चेन्नई के हैं, है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो ना ये दूसरा स्थान है भारतीय का, है ना। भारतीय ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये इस टूर्नामेंट को जीता है। इससे पहले जो 2014 ईस्वी में विश्वनाथन आनंद के बाद जो है ना ये टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2000 मतलब कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे और अभी वर्तमान समय में कौन है, डी गुगेश हैं। ठीक है, ये 2014 में इसमें विश्वनाथन आनंद जीते थे। उसके बाद नेक्स्ट में आपका जाता है 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा है। आपको मैंने बताया था 40 वर्ष के बाद जो है ना इस रिकॉर्ड को तोड़ा है और उस किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, ये गैरी कास्पारोव का। गैरी कास्पारोव जो है ना ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इसका विजेता हासिल किया था, वो भी मात्र 22 साल में। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वो जो है मात्र 22 साल में इन्होंने विजेता हासिल किया था और अभी जो मात्र 17 साल में यानी 5 साल छोटा है उसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। अब इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा, कब तोड़ेगा, इसका अभी मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे गैरी कास्पारोव, है ना। आपको कथन या कोड वाला में ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकती है। तो ये 1984 ईस्वी में जीता था और अभी 2024 चल रहा है, यानी कि 40 साल के बाद ऐसा रिकॉर्ड को टूटा हुआ है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसी प्रकार कहा जाता है, देखिए अभी इससे पहले जो हम लोग का ये आप काफी चर्चा में देखे थे कि ये उपविजेता थे, कौन, आर प्रज्ञानंद, है ना। आर प्रज्ञानंद जो है ये 5वें स्थान पे है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस बार इसमें जो है ना ये 5वें स्थान पे थे, इससे पहले वो सेकंड पे थे, है ना। तो अभी वर्तमान समय में ये 5वें स्थान पे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। उसी प्रकार इसका राशि जो है ना डी गुगेश को जो इस विजेता में राशि कितना मिली है, इसको कितना जो ना ये अवार्ड के तौर पर मतलब ये 78 लाख यानी कि 78.5 लाख रुपए इसको इसका जो है ना राशि के रूप में मिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे और कथन और कुड वाले में देखने को मिल सकता है ऐसे ऑप्शंस। उसके बाद देखिए ये किसको हराया है, ये अमेरिका के जो ना हिकारू नाकामुरा के नाम से जो ना इन्होंने विजेता हासिल की है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि इसका उपविजेता कौन रहा है, हिकारू नाकामुरा जो अमेरिका के हैं। ठीक है, हिकारू नाकामुरा, ये आपको ध्यान रखना है ना।
तो इस तरह से ये आर्टिकल्स ऐसे था कि इसके बारे में क्या था, डी गुगेस को मात्र 17 साल में जो है ना ये ग्रैंड मास्टर को विजेता हुआ है और ये रिकॉर्ड जो है 40 साल के बाद टूटा है। और ये दूसरे भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने इस शतरंज टूर्नामेंट को जीता है और इसकी राशि जो है ना 78.5 लाख रुपए इसमें विजेता है और आर प्रज्ञानंद इसमें 5वां स्थान पे रहे हैं, है ना। तो ये आर्टिकल्स इस तरह से दिए गए थे और ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, आप इस तरह से ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। तो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 में 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण तथा 110 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अभी जो है ना कल के डेट में माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसमें आवंटन किया गया है। उनमें से अभी जो है टोटल 132 में से 132 को अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसके नाम की सूची जो है अभी पूरा लिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है। उनमें से कुछ किन लोगों को कल के डेट में दिया गया था जो काफी अच्छे खासे थे, है ना, तो उसको दिया गया था। अभी फिर नेक्स्ट वीक में देने की संभावनाएं हैं। तो अभी पूरा का पूरा नाम लिस्ट जो है ना अभी नहीं आया है, इसी वजह से मैं नाम अभी नहीं ले पाऊंगा। अभी कुछ ही के नाम हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जब इसका पूरा का पूरा पब्लिश हो जाए नाम, तो मैं उसको पूरा का पूरा डिटेल्स आप सबों के बीच ला दूंगा। उसमें से अभी ये देखिए, इस आंकड़ा को कम से कम ध्यान रखेंगे। इसमें जो 2024 में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, टोटल 132 जो है ना ये दिया गया। सबसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है ये आपका पद्म विभूषण, इसमें से पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो गया और दूसरे स्थान में पद्म भूषण हो गया और तीसरे स्थान में पद्मश्री हो गया और भारत रत्न सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस बार जो 2024 में कितना दिया गया है, 132 लोगों को दिया गया है। तो 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, ये पेज नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। एक स्टूडेंट ने हमको बताया, पूछा था, बोला था कि सर आप पेज नंबर भी बता दिया कीजिएगा, ठीक है, तो मैं पेज नंबर भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो आप इसका जो पूरा डिटेल से चाहोगे तो आर्टिकल्स वहां से कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसे मैं यहाँ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं जल्दी समय में, मतलब कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो, इस तरह से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बना के आप सबों के बीच लाके आप सबों को दिखा दो कि आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, ताकि आपको बहुत जल्द रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, ये आपका 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली कंपनी बना है। ये भारत की पहली कंपनी है जो 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाला बन गया। ये पहला कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ऐसे कंपनी बन गए भारत का जो 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है इस साल, है ना। इससे देखिए ये कुछ आंकड़ा भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे 2022-23 का इसका जो है इनकम था 9.7 लाख करोड़ रुपए, 9.7 लाख करोड़ रुपए। इससे पिछले वाले साल में इसका सिर्फ कारोबार था। उसके बाद अभी वर्तमान समय में जो है ना ये 10 लाख करोड़ प्लस का जो है कारोबार किया है रिलायंस ने, है ना। तो इसमें जो टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। ये पेज नंबर 10 में आपको दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 में मिल जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, है ना। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इसको कम से कम ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में ये आपका एशिया के सबसे मुकेश अंबानी ही है। तो अभी भारत में जो है ना ये पहला ऐसे कंपनी बन गए हैं जो 10 लाख करोड़ का कारोबार किया है। तो ये भी आर्टिकल्स हो गया। उसके प्रकार नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली आपका, ठीक है, ये आर्टिकल्स भी आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको साबित हो सकता है ना। इसमें क्या दिया गया है, ये आपको आईआर में भी देखने को मिल सकता है ना, पॉलिटी में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये पेज नंबर आपका 11 में देखने को मिलेगा। क्या कहा जाता है, 65,000 से अधिक भारतीयों ने 2022 में ली अमेरिकी नागरिकता, यानी कि 65,000 से अधिक लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने 2022 में जो है ना अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लिया है। क्या होता है, अभी देखोगे आप मूवी में भी देखे होंगे कि जैसे कि आप इंडियन जो है ना जॉब करने गए अमेरिका में ही वो शादी विवाह करने के बाद जो वहीं बस जाते हैं, बसने के बाद जो वहीं का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, वहीं का नागरिकता ले लेते हैं। तो इस तरह से इसका आंकड़ा जो 65,000 से ज्यादा जो आंकड़ा इस पे देखने को मिला है। तो ये भी काफी बड़ी बात है, 65,000 से ज्यादा, देखिए, है ना। तो इसमें भी आप देखिए ये मैक्सिको के बाद जो है ना ये दूसरा ऐसे देश है जिसमें जो है विदेशियों के जो है ना नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं। देखिए सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो है विदेशियों का नागरिकता प्राप्त करने वाला देश हो जाएगा आपका मैक्सिको। कहा जाता है ये मैक्सिको के बाद अमेरिका नागरिकता ग्रहण करने के वाली दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका पहला में कौन हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, और दूसरा में हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। देखिए अमेरिका के कुल जनसंख्या जो ना 33.3 करोड़ है ना, मात्र 33.3 करोड़ है। उनमें से जो ना उसका 14%, 14% जो है ना विदेशी लोग उसमें निवास करते हैं। समझ सकते हैं 33% में, मतलब ये 33 करोड़ मतलब ये 100% हो गया। 100% में 14% जो ना सिर्फ विदेशी लोग यहाँ पे नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं। तो ये भी काफी बड़ी बात है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला आपका पहला देश हो जाएगा मैक्सिको और दूसरा हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हो जाएगा।
और इस तरह से हम लोग का दैनिक जागरण का जो आज के जो भी आर्टिकल्स था, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, उसको हम लोग देख चुके हैं। और आज ये पहला फर्स्ट डे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो ना मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कल के सेशन से जो नेक्स्ट सेशन से आएंगे हम लोग उस पर और भी आर्टिकल्स को लाने की कोशिश करेंगे। तो दैनिक जागरण कंप्लीट हुआ, अब हम लोग जनसत्ता को भी देख लेते हैं। जनसत्ता में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। जनसत्ता हो या दैनिक जागरण हो, कोई आप एक फॉलो कर सकते हो, लेकिन मुझे मांग आया कि सर आप जनसत्ता और दैनिक जागरण दोनों करवाएं, है ना। टेलीग्राम चैनल पे कमेंट्स आया हुआ था, तो मैं कोशिश करता हूं दोनों के दोनों कवर करा दूं। देखिए होता क्या है, दैनिक जागरण हो या आपका जनसत्ता हो या आपका द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी के जो भी अपडेट्स आएंगे वही देंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जो वो डिफाइन करने में थोड़ा सा अंतर करते हैं। जो इंग्लिश वाले होते हैं, इंग्लिश तरह से एक तो बेस्ट होता ही है, उस पर कोई डाउट नहीं है। हिंदी वाले में दैनिक जागरण और जनसत्ता अच्छा है, उसके आर्टिकल्स के जो है ना लैंग्वेज अच्छे हैं, जो आपको मेंस में काफी सहायता करने वाली है। तो हम लोग ये दोनों को मतलब फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे मतलब कि सेशन को फॉलो करते हैं तो आप नहीं भी पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको कहानी के तौर पे बता ही दे रहा हूं। आप इसका चाहोगे तो शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। और इसका पिक जो है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, डेली वाइज देते रहता हूँ, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो चलिए हम लोग जनसत्ता के कुछ आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उसका पहला पेज में एक आर्टिकल्स दिया गया था। इसमें देखिए अभी क्या हुआ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, लेकिन राजनीति में जो है कुछ ऐसे भी न्यूज आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और हमारे सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उनमें से एक आर्टिकल्स ऐसे आए हुए हैं। देखिए अभी हुआ क्या, अभी जैसे इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन में जो है ना अभी इलेक्शन के दरमियान ही एक जगह का ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है जो मतलब कि अलग है ना। अभी इलेक्शन समाप्त भी नहीं हुआ है, अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी तो मतलब ना के बराबर ही हुआ है, कुछ ही क्षेत्रों में हुआ है। तो उसमें से एक जो है ना आपका गुजरात का एक जिला है, एक जो है ना जगह है सूरत, है ना, आप सभी जानते ही होंगे। सूरत में अभी क्या हुआ है, सूरत में जो है ये निर्विरोध एक जो है ना विजेता घोषित कर दिए गए हैं। उसको जो ना मतलब उसका सब कुछ हो गया, रिजल्ट हो गया है, उसको जो ना प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, भाजपा को मिली पहली लोक सीट, यानी कि सूरत में निर्विरोध जीते मुकेश दलाल। ये भी आप देख सकते हो, है ना। मुकेश दलाल क्या हुआ है, ये गुजरात के हैं, गुजरात के सूरत का जो है ना ये उम्मीदवार थे, भाजपा से थे, और इसके जो है ना इन्होंने निर्विरोध इसको जीत हासिल किया है। देखिए आप निर्विरोध मतलब होता है क्या, कि आपके सामने कोई भी नहीं है, आपके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़े नहीं है, आप अकेले ही खड़े हो और उसमें कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं है, आप निर्विरोध जीत चुके हैं। तो इसमें आप क्या आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ऐसा हुआ है यहाँ पे, अभी जो है ना इसके विरोध में भी काफी हद तक मतलब कि जितने होने चाहिए, जैसे बाकी क्षेत्रों में होना चाहिए, वैसे यहाँ भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कल के डेट तक, यानी कि चुनाव से पहले तक जितने भी कैंडिडेट्स थे उनमें से किसी का तो रद्द कर दिया गया, कि कोई तो मतलब इलेक्शन जाने से पहले वो जो ना अपना जो नॉमिनेट जो किया था उसको वापस ले लिया। मतलब इलेक्शन से पहले सभी के सभी वापस ले लिए, या तो कोई छोड़ दिए या कोई वापस ले लिए, या किसी को बर्खास्त कर दिया गया। उनमें से जो आप बोलोगे कांग्रेस तो ऐसा नहीं करेगा, जी हाँ कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के लेकिन जो उसमें जो उम्मीदवार जो थे, कैंडिडेट जो थे, उसमें जो है ना उसका कुछ सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम था, है ना। सिग्नेचर में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको बर्खास्त कर दिया था, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। तो इस तरह से सभी के सभी जो विरोधी थे, जो भाजपा सरकार के विरोधी थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसको बर्खास्त कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो छोड़ चुके थे। इसमें कहां तक सच्चाई है इसके बारे में जांच पड़ताल भी की जा रही है ना। इसमें आज तक के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स दिए गए थे इतना ही हम लोग को जानकारियां हैं, है ना। तो इसमें आप जो भी होगा आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो यही हुआ था, इसमें से इसका नाम आप रखोगे याद, मुकेश दलाल, ठीक है। मुकेश दलाल इससे निर्विरोध जीता हुआ है। तो इसका जो है सूरत के वहां के जिला अधिकारी हैं, जिला आधार की सह चुनाव अधिकारी सौरभ पारिधी। आप इसको भी याद रखोगे, आपको पूछे जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ था सूरत में, जो निर्विरोध विजेता है मुकेश दलाल, उसको जो नियुक्ति पत्र किसने दिलवाया, तो वहां के जिला अधिकारी सह चुनाव अधिकारी जो थे सौरभ पारिधी, है ना, उन्होंने इसकी नियुक्ति पत्र मतलब कि सौंप दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट पेज में था, और फर्स्ट पेज में जनसत्ता के एक और आर्टिकल था, ये जो ना हालांकि आपको दैनिक जागरण में भी था और जनसत्ता में भी था, और आपको पता ही होगा कि जो कल के डेट में अपडेट आएगा वो सभी के सभी न्यूज़पेपर वाले कोशिश करेगा वो आर्टिकल्स देने का। तो वही बातें हैं इसमें भी। इसमें एक आर्टिकल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। क्या है, नाइमा खातून जो ना AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नियुक्त की गई है, जो 100 साल में पहली महिला बनी हुई है। देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ना 100 साल के बाद
पहली महिला कुलपति बनी है। तो ये कभी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका नईमा खातून। ठीक है, नईमा खातून ऐसी महिला, पहली महिला बन चुकी है जो 100 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है ना कुलपति बनी है। और इसकी जो है ना मंजूरी कौन दिया, मंजूरी जो है ना ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका मंजूरी दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम है नईमा खातून, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति के रूप में इसको पद में संभाल रही है ना। तो इसकी जो मंजूरी किसने दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, और आज के सेशन का लास्ट आर्टिकल रहने वाली है। ये आपको पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आर्टिकल आप पूरा देखोगे, और आपको एक और सजेस्ट कर दूंगा कि आप जो है ना दैनिक जागरण के जो है वहां पे आपको विचार वाला एक पेज आएगा, है ना, विचार हो जाएगा। और इसमें आपको जनसत्ता में संवाददाता दो आती हैं, एक जनसत्ता में संवाददाता के पेज के आते हैं, 2 पेज के डेली के डेली आते हैं। उस पेज को आप डेली पढ़ेंगे, वो पेज आपको जो ना ऐसे में भी काम देने वाली है, मेंस में भी काम देने वाली है, आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाली है। तो उसको आप जरूर पढ़ेंगे। उसको मैं ऐड नहीं कर सकता ना, तो आप इसलिए मैं सजेस्ट कर दूंगा, वो डेली आता है, डेली आप पढ़ें, उस पर डेली आर्टिकल्स आते हैं, है ना। संवाददाता हो गया जनसत्ता में, और आपका विचार आ जाएगा दैनिक जागरण में। ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली कुछ नया देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप उसको फॉलो करेंगे। और आज के आर्टिकल्स का, आज नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आज का, दिल की बीमारी से हो रही है सबसे ज्यादा मौतें। जो अभी हार्ट अटैक चल रही है ना, हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा बीमार मतलब की मौत हो रही है। अचानक आप सुनते होंगे आपके आसपास में भी, या कोई एक्टर्स हो या जो सेलिब्रिटी है वो हार्ट अटैक से उसका मौत हो गया, अचानक आप सुनते होंगे। तो वही आंकड़ा अभी निकाला गया है WHO के द्वारा। ये जो ना लगभग 1.8 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 80 लाख लोग जो ना हार्ट अटैक से मर रहे हैं, है ना, दुनिया में। तो ये WHO का रिपोर्ट है। आप इस आर्टिकल्स को पूरा पढ़ेंगे, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आंकड़ा यही था कि अभी जो ना WHO के माध्यम से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बोल रहा हूँ, करोड़ लोग जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी से लोग मारे जा रहे हैं, कैंसर से भी ज्यादा हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, है ना। तो आप इसको अब ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो आर्टिकल्स दैनिक जागरण में और जनसत्ता में दिए गए थे, उसमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंस था, जो हमारे लिए था, उसको मैंने कोशिश की आप सबों के बीच लाने का। इसी तरह से आपको डेली देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा समय, थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, है ना। तो कोई बात नहीं उससे। तो यही कहूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, और डेली के डेली ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा। आपका दोनों के दोनों निचोड़ आपको एक ही सेशन में मिलेगा। 20 से 22 मिनट में ज्यादा से ज्यादा लूंगा, और उसी पे आपको दोनों के दोनों दैनिक न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह से डेली के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।